लज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराङ्घ्रि पीठभूभुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः। ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्ग भानिपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनि शीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कंधरः निलिम्ब हेलो 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 सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई साहब? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। राघव कह रहे हैं सर सैलरी का विद इंडेक्सेशन वाला पॉइंट करा दो। राघव क्या हो गया? अभी तो कराया था मैंने। एक क्वेश्चन हमने इंडेक्सेशन वाला किया नहीं हमने पिछली बार की आरटीपी का। पिछली बार की आरटीपी का हमने क्वेश्चन किया तो है इंडेक्सेशन वाला सैलरी का। यस रजनीश यस। 50% क्यों लगेगा? वॉशिंग मशीन में 10% लगेगा नालायक, और एसएलए मेथड लगेगा। 50% कंप्यूटर वाले केस में लगता है। अच्छा एक और करा दो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। ओ माय गॉड, एक और करा देंगे जी, कोई बात नहीं। विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो फुरुद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविंद चक्षुषो प्रजामहि। भाई साहब एक मिनट रुको यार, एक ना तुम तो हो नालायक, सही बताऊं तुम्हें, तुम हो नालायक और कुछ नहीं हो तुम, हैं? हेलो भाई साहब, ओए इधर आओ।
ये तो बार बार कह रहे इंडेक्स, एक 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 गाबा सर बस इंडेक्सेशन वाला करा दो और कुछ नहीं। अभी जो हमने आरटीपी की थी, अगर तुम डेली आते हो, मई 25 की आरटीपी थी, उसमें आरएफए वाला जो पॉइंट था वो इंडेक्सेशन वाला ही था। आप ये कह दो एक और क्वेश्चन करा दो उसके अलावा, वो तो बात समझ में आ रही है, बट ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हम इंडेक्सेशन वाला कर चुके हैं। ठीक है, इंडेक्सेशन वाला वैसे हम कर चुके हैं, बट आप अगर कहेंगे तो एक क्वेश्चन और करा देंगे। और बताओ सर, सुबह सुबह गुस्सा नहीं करता, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये गुस्सा आए तो गुस्सा करूं, गुस्सा कहां से लाऊं? मेरे घर वाले मुझसे परेशान हैं कि गुस्सा क्यों नहीं करते हो। अब तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो तो ऐसा लगता है कि तुम क्लासेस नहीं देख रहे हो, तो ऐसा लगता है तुम क्लासेस नहीं देख रहे, तब लगता है कि तुम्हें पता नहीं क्लासेस में क्या क्या हो रहा है। आओ जी, फटाफट से आओ जी, इधर देखो ध्यान से। तो कल की क्लास में हम क्वेश्चन पेपर कर रहे थे ना, जो सीएस के एग्जाम में बना था जी, ठीक है ना। तो कल की क्लास में अच्छी अच्छी बातें और बुरी बुरी बातें और जैसी जैसी बातें वैसी वैसी बातें, इधर देखो ध्यान से। तो कल की क्लास में हम क्या कर रहे थे? कल की क्लास में हम पेपर कर रहे थे जो सीएस के एग्जाम के अंदर बना था। आई थिंक आपको मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था ना, ठीक है ना। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का था। अच्छा, कल रात को ना मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे पीडीएफ उस लिंक में डाल दिए, जो पीडीएफ लिंक मैंने आपको दिया ना गूगल ड्राइव का। तो अगर आप चेक करोगे, जितनी भी एमटीपी थी, आरटीपी थी, मैंने सारा कुछ डाल दिया। अगर कुछ बचा हो, अगर कुछ बचा हो तो आप मुझे वो व्हाट्सएप कर देना। अगर मैं भूल गया हूं तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा जी, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अब और सुनो ध्यान से। अब आज हमारा सेशन नंबर ना 38 है, आज हमारा सेशन नंबर 38 है। अब 2 सेशन हमारे बैलेंस बचे हैं, एक तो सेशन नंबर 39 हमारा बैलेंस बचा है, एक हमारा सेशन नंबर 40 बैलेंस बचा है। उसके बाद इस सीरीज को हम पैक करेंगे, उसके बाद इस सीरीज को हम पैक करेंगे। फिर मैं आपको मिलूंगा, सीए इंटर का एग्जाम है 9 तारीख को ना, 9 तारीख को आपका एग्जाम है, तो 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख 3 दिन मैं आपको मिलूंगा। उसकी अनाउंसमेंट मैं कर चुका हूं। 7 तारीख को शाम को 7 बजे मिलूंगा, 8 तारीख को भी शाम को 7 बजे मिलूंगा, 9 तारीख को मैं सुबह 8 बजे मिलूंगा। तो ये 3 मैराथन मेरी होंगी, उसको मैराथन नहीं मिनी मैराथन बोलूंगा, ठीक है। हम 3-3 या 2.5-2, 3-3 या 4-4 घंटे के लिए मिलेंगे। तो जो आपको मैंने एबीसी एनालिसिस बताया था, तो जो भी उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक होंगे एग्जाम के लिए, वो सारे एग्जाम से 3 दिन पहले मैं रिवाइज करवा दूंगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मेरे दिमाग में 2 बातें चल रही थी आज सुबह, 2 बातें आज सुबह चल रही थी, तो आप मुझे बताना क्या करना चाहिए। अब जो 2 सेशन हमारे बैलेंस बचे हैं, या तो इसमें मैं केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है ना, मतलब कल भी केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन करा दूं और परसों भी केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन करा दूं, ठीक है ना। रजनीश बेटे, कुछ खुद कुछ भी करना होता है। अब सारी कैसे कैसे बताओ, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा, या तो मेरे को आप बोलते कि सर 10 सेशन कम ले लो, और जो तुम एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन कह रहे हो तो वो तो टोटल इनकम वाले क्वेश्चन है। तभी मैं तुमसे तभी मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जो बचे हुए 2 सेशन है उसमें केस स्टडी वाले करा दूं, बोलो। हाँ, तो बस काम खत्म, बस डन, लॉक करो इसको जी। चलो, तो कल और परसों जो हमारे 2 सेशन होंगे उसके अंदर हम केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन करेंगे, और मैं तुम्हें केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन दिखा भी दूंगा। जो तुम घबराए पड़े हो ना, केस स्टडी केस स्टडी केस स्टडी, भाई वो सारे क्वेश्चन टोटल इनकम के हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन टोटल इनकम के हैं। तो अगर किसी बच्चे ने टोटल इनकम ढंग से पढ़ा है तो वो सारे के सारे केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन भी सोल्व कर देगा। और केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन में है क्या, मैं कल तुम्हें दिखाऊंगा। तो जो कल हम केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन करेंगे, कल भी और परसों भी 2 सेशन हम केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन में लगा देंगे, ठीक है। तो 2 सेशन हम केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन के ऊपर लगा देंगे, और बस उसके बाद फिर हम मिलेंगे 7 तारीख को, 8 तारीख को और 9 तारीख को मिलेंगे। बस ये पर ध्यान दो। नहीं बन सकता उसमें से, बच्चा कह रहा है क्या पता उसमें से बन जाए। नहीं बन सकता मेरे बच्चे, पेपर अलग ही आता है। आप अगर कहो ना डिट्टो सेम, वो अब जमाने चले गए,
ठीक है, एक आधी एडजस्टमेंट सेम हो सकती है, बट अगर आप कहो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है जी। नहीं, इससे ऊपर टाइम तो नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि इसके बाद मेरे सारे बैचेस हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे, क्योंकि इसके बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं जी। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से आओ। तो पहले तो आज हमें पूरा पेपर खत्म करना है जी। ठीक है ना, आज हमें पूरा का पूरा पेपर खत्म करना है। आज हमें हमें पूरा का पूरा पेपर खत्म करना है। अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ जी। एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ो। एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ो। एक बार फटाफट से आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे जी, अब वो कह रहे हैं द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो आर ऑफ मिस्टर रामास्वामी। मिस्टर रामास्वामी है, ठीक है जी, एज उसकी 57 साल की है, और इनकम पोस्टेड इन जेएन, अच्छा उसके पोस्टेड जो है वो जेएनके में, स्वामी प्राइवेट लिमिटेड इन हैदराबाद, फॉर द प्रीवियस ईयर 2024 और 2025। अब उसके बाद ध्यान से, अब वो कह रहा है बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ टिल जनवरी 2025, और 35,000 पर मंथ है फ्रॉम फरवरी 2025 से, मतलब जनवरी तक की 30,000 पर मंथ है, और फरवरी से उसकी सैलरी जो है वो 35,000 पर मंथ है। ठीक है, उसके बाद डियरनेस अलाउंस दे रखा है 30% ऑफ बेसिक सैलरी, जो बेसिक सैलरी है उसका 30% डी है, और 50% जो है वो उठोए वाला है। ये क्वेश्चन आपने करना, ध्यान रखना चाहिए, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आपको। उसके बाद एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूशन किया आरपीएफ में 72,000 रुपए, और वो कह रहे हैं एम्प्लॉयर ने भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया, मतलब एम्प्लॉयर ने भी सेम कंट्रीब्यूशन किया जो एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूशन किया, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है। अब तुम सब जानते हो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट कितना होता है, सैलरी का 12%, उसके ऊपर जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉई के हाथ में टैक्सेबल होगा, तो वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। लीव सैलरी मिल रही है आपको प्रीवियस से 24-25 से 15,000। अब याद करो, लीव सैलरी मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट, तो अगर रिटायरमेंट बेनिफिट ड्यूरिंग जॉब मिल रहा है तो क्या करोगे, आपको पता होगा। फिर ही ऑल्सो रिसीव सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 25 इन एडवांस विदाउट डियरनेस अलाउंस ऑन 31 मार्च 25। लो जी, अगले एक महीने की सैलरी मुझे अभी एडवांस में मिल गई, और सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी है, डीए उसमें इंक्लूड नहीं है। अब तुम्हें अगले एक महीने की एडवांस सैलरी मिल रही है, उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे वो तुम्हें ज्यादा पता होगा। ऑल्सो ही रिसीव एरियर्स ऑफ सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 24। अब तुम्हें एरियर्स भी मिल रहे हैं, बट उसने लिखा था सेम डे एज्यूमिंग इट इट टैक्स ऑन ड्यू बेसिस, मतलब वो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो चुके हैं। तो भैया अगर मुझे आज एरियर्स मिल रहे हैं, अगर वो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो चुके हैं, तो वो टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे वो भी तुम्हें पता होगा। फिर वो कह रहा है एम्प्लॉयर ऑल्सो स्पेंड 74,000 ऑन ए रिफ्रेशर कोर्स फॉर अपग्रेडिंग मिस्टर रामास्वामी स्किल। मिस्टर रामास्वामी की स्किल को इनहेंस करने के लिए कोर्स किया, उसकी फीस है 74,000 रुपए। वो पैसा किसने दिया, एम्प्लॉयर ने दिया, तो ठीक है। फिर मोटर कार ओन एंड ड्राइवन बाय मिस्टर रामास्वामी, मतलब गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉय की, और गाड़ी एम्प्लॉय की है। इंजन कैपेसिटी जो है विद इन 1.6 लीटर, गाड़ी छोटी है, और पार्शली ऑफिस में पार्शली पर्सनल यूज हो रही है। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर बोर्न बाय एम्प्लॉयर 46,600 रुपए, मतलब गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉयर का है। तो गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉयर का, यूज दोनों पर्पस में हो रहा है, क्या करोगे तुम्हें पता होगा। अब वो कह रहे हैं इसकी टैक्सेबल सैलरी निकाल दो रामास्वामी की फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ही हैज ऑप्टेड आउट, ऑप्टेड आउट का मतलब उसने डिफॉल्ट स्कीम नहीं ली है, उसने नॉर्मल स्कीम ली है। तो बताओ सैलरी की इनकम क्या होगी, करो, करके दिखाओ क्वेश्चन फटाफट से, जल्दी करके दिखाओ। ये क्वेश्चन को आपको सैलरी की इनकम निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखते हैं तुम कर पाते नहीं कर पाते। तुम कह रहे हो ना आसान आसान से क्वेश्चन है, तो एक बार करके देखो, फिर फटाफट से करके बता दो सैलरी की इनकम कितनी आ रही है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ये लो स्क्रीन पूरी कर देता हूं जी, करके देखो। एक बार ट्राई करो।
एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा सर अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, और नो डेप्रिसिएशन क्लेम इन इंडिया, नहीं मिलेगा जी। 35 AD मिल जाएगा, 35 AD मिल जाएगा, बट एडिशनल नहीं मिलेगा। एडिशनल के लिए ब्रांड नहीं होनी चाहिए, अगर पहले बाहर कहीं यूज हो चुकी है तो नहीं मिलेगा, अगर बाहर भी यूज नहीं हुई, इंडिया में भी यूज नहीं हुई तो मिल जाएगा। कॉम्पोजिशन स्कीम वैल्यू 10 लाख, आउट ऑफ विच 2 लाख सप्लाई ऑफ सर्विस, तो इसमें टैक्स रेट लगेगा ना 1%, तो क्या सिर्फ 8 लाख पे लगेगा? नहीं, अगर आप सर्विस की सप्लाई कर रहे हो तो सर्विस के ऊपर भी 1% लगता है ना, अदर सर्विस के ऊपर भी, तो दोनों के ऊपर 1% का रेट है। हाँ जी, बोलो जी, कितनी आ रही है सैलरी की इनकम? फाइव टू सिक्स नाइन फोर जीरो, एक बच्चे का आंसर है 526940, 548540। ओके, और बाकी बताओ जी, बाकी बच्चे फटाफट से बताओ जी। इन दोनों के अलावा कोई भी आंसर है तो फटाफट से बता दो। फाइव टू सिक्स नाइन फोर जीरो, उप्स ओल AI। तृष्णा का है 548540, 526940। एक बच्चे का आंसर है 526940, 576940। तो मैं बता दूं करेक्ट आंसर जो है वो 526940 है जी, 526940 इज करेक्ट आंसर। एक बार चेक करना आंसर आया कैसे है। पहले सैलरी की बात करते हैं, जनवरी तक की सैलरी 30,000 है ना, तो 30,000 मल्टीप्लाई 10, 35,000 मल्टीप्लाई 2, तो यहां पे कितना आ गया? 3,70,000, 3,70,000 पे सैलरी आ गया जी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे 3,70,000 पे सैलरी आ गया, तो एक बार ये चेक करना 370 सही होना चाहिए। फिर डीए इसका 30% है, तो अगर मैं 3,70,000 रुपए का 30% निकालूंगा तो यहाँ पे 30% जो आएगा वो आएगा 1,11,000 रुपए का डीए आ गया। फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसने 72,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है। अलाउड कितना? 12%, 12% किसका? सैलरी का। सैलरी में क्या आएगा? सैलरी प्लस में डीए उठोए वाला, तो 3,70,000। अब इसका 50% डीए उठोए वाला है, इसका 50% प्लस में 3,70,000 मल्टीप्लाई 12%, तो अलाउड जो है वो अलाउड है 51,060, इतना अलाउड है। अब ये कैसे निकल के आया, मैं दोबारा बोल देता हूं, ये 12% है किसका? सैलरी का। सैलरी में क्या आएगा? 3,70,000 पे, और प्लस में 1,11,000 रुपए का, यहाँ पे 1,11,000 रुपए का 50% आएगा, तो 55,500। तो इनको जोड़ देना, इनको जोड़ के 12% इतना आएगा, तो उसके ऊपर कितना है जी? तो 72,000 माइनस 51,060, तो बैलेंस आ गया 20,940 रुपए, ये टैक्सेबल हो गया जी, ठीक है। उसके बाद लीव इनकैशमेंट है। अब लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग जॉब मिल रहा है, याद है रिटायरमेंट बेनिफिट अगर ड्यूरिंग जॉब मिलते हैं तो फुली टैक्सेबल होते हैं, तो 15,000 रुपए ये जोड़ दिया। फिर तुम्हें एडवांस सैलरी मिल रही है, अब एडवांस सैलरी मिल रही है तो सैलरी टैक्सेबल होगी रिसीव और ड्यू विच एवर इज अर्लियर, तो रिसीव पहले हो रही है तो वो रिसीव बेस पे टैक्सेबल है। तो यहाँ पे अप्रैल की सैलरी जो तुम्हें एडवांस मिल रही है, तो अप्रैल में तुम्हारी लास्ट में सैलरी कितनी थी यहाँ पे जी? लास्ट में सैलरी थी 35,000, तो 35,000 पे तुम्हें सैलरी एडवांस मिल रही है। फिर जो आपको एरियर्स मिल रहे हैं
वो टैक्सेबल नहीं होंगे क्योंकि वो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो चुके हैं। फिर एम्प्लॉयर ने स्पेंड किए 74,000 रिफ्रेशर कोर्स अपग्रेडिंग द मिस्टर रामास्वामी स्किल, ये नॉन टैक्सेबल है। याद है एम्प्लॉय की एजुकेशन पे किया हुआ खर्चा वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि उसकी नेचर जो है वो ऑफिशियल नेचर है। तो ऑफिशियल नेचर है तो एम्प्लॉय के बच्चों पर होने वाला खर्चा टैक्सेबल हो सकता है बट एम्प्लॉय वाला खर्चा टैक्सेबल नहीं हो सकता। फिर मोटर कार की बात करो, अब यहां पे गाड़ी एम्प्लॉय की, खर्चा एम्प्लॉयर का, तो उस केस में क्या करते हैं, जितना एक्चुअल खर्चा हुआ 46,600 उसमें से माइनस कर देते हैं गाड़ी का। गाड़ी कौन सी है, छोटी गाड़ी, तो छोटी गाड़ी वाले केस में 1800 रुपए पर मंथ। तो अगर मैं 1800 मल्टीप्लाई 12 तो 21,600 अगर इसमें से माइनस कर दूंगा तो बैलेंस जो मेरे यहाँ पे गाड़ी का जो निकल के आएगा 21,600 में से 46,600 माइनस में 21,600 तो 25,000 पे गाड़ी का निकल के आएगा जो मेरे को यहाँ पे टैक्सेबल करना है। तो बस अगर मैं अब चेक करता हूं 3,70,000 प्लस में 20,940 प्लस में 15 यहां पे आएगा 15,000, ठीक है जी, प्लस में 35,000 और प्लस में 25,000 तो ये आ रहा है 465 नहीं 465 नहीं 20,940 यहां पे आ गया, 1,11,000 यहां पे आ गया। एक बार दोबारा से 3,70,000 प्लस में 1,11,000 प्लस में 20,940 प्लस में 15,000 प्लस में 35,000 प्लस में 25,000 यह गया 576,940 जी, 576,940। आप 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे तो 50,000 माइनस करेंगे तो 526,940 ये करेक्ट आंसर है। बताओ क्या दिक्कत है। अब एक क्वेश्चन 5 नंबर का एग्जाम के अंदर बना हुआ है, अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें तुम्हें, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? ठीक है, आप जो तुम कहते हैं ना सर इजी 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 इजी, भाई सिंपल सी बात है, जो हमें इजी लगता है ना उसके अंदर भी हम गलतियां करके आते हैं क्योंकि जब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे नहीं तो गलती तो होगी होगी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? चलो अब एक बार अगले क्वेश्चन पे आना जी। अगला भी आपने ही करना, ध्यान रखना जी, अगला भी आपने करना है ना। ये सारे क्वेश्चन आप करके दिखाओगे क्योंकि अब पेपर तो आने वाले हैं ना, तैयारी तुम्हारी पूरी हो चुकी है। अब तो ऐसा तो है नहीं अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, अब तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलरेडी 37 सेशन हो चुके हैं, उससे पहले 35 सेशन हो चुके हैं, तो तुम करके दिखाओगे जी। आओ जी अब एक बार अगले पॉइंट पे आओ। वो कह रहा है प्रकाश, एज उसकी 41 साल की है, रेजिडेंट इन इंडिया, इज ए पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। ध्यान रखना पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, ये बंदा डिसेबल है, दिमाग में लेके चलना, ये बंदा डिसेबल है। डिसेबिलिटी बिलो 80%, 80% से बिलो डिसेबिलिटी है। ये क्यों दिया हुआ है? डिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? डिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर 80% या उससे ऊपर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है, उससे कम डिसेबिलिटी है तो 75,000 का बेनिफिट मिलता है। ही प्रोवाइड फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब वो कह रहा है डिविडेंड रिसीव हो रहा है डोमेस्टिक कंपनी से 1,78 का, इंटरेस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर 46,000 का। उसके बाद ऑनरियम्स फ्रॉम स्कूल ऑफ ऑर्फनेज फॉर गिविंग अ पार्ट टाइम सर्विस, आप पार्ट टाइम सर्विस दे रहे हो, वहां से आपको ऑनरियम मिल रहा है 50,000 रुपए का, ठीक है 50,000 रुपए का, ठीक है। अब आगे देखो, अब वो कह रहा है ही हैज डोनेटेड, उसने डोनेट किया 20,000 रुपए टू द स्कूल फॉर ऑर्फनेज विच इज अप्रूव एज ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन याद है, अब 20,000 रुपए जो उसने डोनेट की है 80G की डिडक्शन क्लेम करेगा, बट 100% वाली नहीं 50% वाली। और 50% वाली भी कैसे? वैसे याद है वो 10% क्वालिफाइंग लिमिट निकालनी पड़ेगी, उसका 10% वो कंपेयर करना पड़ेगा। फिर चलो मुझे नहीं पता। एंड कंट्रीब्यूट 2,000 रुपए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिफंड, तो 2,000 रुपए उसने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में भी कंट्रीब्यूशन किया। ही हैज डिपोजिट 20,000 रुपए पीपीएफ में, पीपीएफ में 20,000 रुपए डाले। ही ऑल्सो पेड 3,000 रुपए बाय क्रेडिट कार्ड ऑन प्रीमियम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है जी, ऑफ हिज डिपेंडेंट सन, ठीक है जी। हिज फादर, इसके फादर जो है इज ऑल्सो ए पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, उसके पापा भी डिसेबल हैं, डिसेबिलिटी बिलो 65%, मतलब 80% से कम डिसेबल है। एंड डिपेंडेंट ऑन हिम, उसके पापा इस पे डिपेंडेंट है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। प्रकाश स्पेंड 8,000 ड्यूरिंग द ईयर ऑन हिम, 8,000 रुपए उसके ऊपर खर्चा किया गया। टोटल इनकम निकालो ऑफ मिस्टर प्रकाश फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 एज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, उसने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम नहीं ली है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, खेलो जी।
यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अभी पता लग जाएगा अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर बनते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोबारा से, तो देखते हैं अभी तुम क्या कलाकारी करते हो। आओ जी, ये लो, देखते हैं जी क्या तुम इसकी टोटल इनकम निकालते हो। एक क्वेश्चन और टोटल इनकम का है, निकाल के दिखाओ इसकी टोटल इनकम कितनी आ रही है। सर मैंने सारे प्रोविजन बहुत टाइम रिवाइज करे, लेकिन सर टोटल इनकम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अप्रोच कैसे करें, वही नहीं समझ पा रहे। तो शिवम उसी के लिए तो ये सेशन है भाई मेरे, उसी के लिए ही तो ये सेशन है। इसमें जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो टोटल इनकम वाली तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो हम इतने सारे सेशन लगा चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस के ही हैं, तो आप अगर ये देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। सर टीडीएस डिडक्ट करेंगे ना, आप बताओ करेंगे नहीं करेंगे भाई। उसने टोटल इनकम पूछा है, तो टोटल इनकम निकालते हुए टीडीएस माइनस करते हैं या नहीं करते वो आपको पता होगा जी। कि अगर तुम्हें टोटल इनकम निकालनी है, टोटल इनकम को निकालते हुए टीडीएस माइनस करते हैं नहीं करते वो आपको पता होगा। अब ये लगा लो तुम्हारे टेस्ट चल रहे हैं, अब ये टेस्ट है तुम्हारा। टैक्स पेबल में टीडीएस करते हैं, हाँ बिल्कुल टैक्स पेबल में तो करते हैं भाई साहब, टैक्स पेबल में तो करते हैं बिल्कुल जी। हाँ जी, क्वेश्चन को करने में आपको बस 6 से 7 मिनट लगने चाहिए बस। टोटल इनकम आ रही है 93950, और जो बच्चे देख के आंसर दे रहे हैं मैं बता दूं बहुत गलत काम कर रहे होंगे वो अपने साथ, मेरे साथ तो क्या ही करेंगे वो। अगर आप में से कोई बच्चा देख के आंसर दे रहा है, मैं बता रहा हूं आप अपने साथ बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप दे दोगे, पेपर में कुछ नहीं होगा फिर तुम्हारा। गलत दो चलेगा, देख के आंसर दोगे बिल्कुल भी नहीं चलेगा जी, और आप अपने साथ चीटिंग करेंगे, ध्यान रखना जी। चलो जी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है जी, इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जो यहां पे निकल के आ रहा है दैट इज 93950। तो जिसने भी निकाला आंसर 93950 इज करेक्ट आंसर। अब ये देखो जी, अब ये देखो इसका करेक्ट आंसर निकल के कैसे आ रहा है। जिनका भी ये आंसर है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर आपका बिना देखे निकल रहा है तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। अगर आप देख के आंसर दे रहे हैं, आप अपने आप से बहुत बड़ी चीटिंग कर रहे हैं। यहां तो आप सही करेंगे, पेपर में कुछ भी नहीं करके आएंगे, ध्यान रखना चाहिए। अब यहां पे सुनो ध्यान से, अब इसका आंसर कैसे निकलेगा एक बार पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहला डिविडेंड अदर सोर्स की इनकम है 1,78,000, ये लिख दिया आपने। इंटरेस्ट अदर सोर्स की इनकम है 46,000 रुपए, ये लिख दिया आपने। ऑनरियम जो आपको मिल रहा है पार्ट टाइम सर्विस से 50,000 रुपए, ये भी आपके अदर सोर्स की इनकम है। तो टोटल
जो आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है 1,78,000 प्लस में 46,000 प्लस में 50,000, तो 2,74,000 की इनकम आ रही है। डन, 2,74,000 की इनकम आ रही है। अब यहां पे एक बार सारे बच्चे बता दो फटाफट से, इसमें से माइनस क्या क्या करेंगे। तो पहले ऐसा करते हैं, पहले 80C वाला 20,000 पे ये जो है ये 80C में आएगा, तो 20,000 पे आपने 80C वाला माइनस कर दिया पीपीएफ। फिर यहां पे मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का 3,000 पे ये 80D वाला आपने 3,000 पे माइनस कर दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने यहां पे माइनस कर दिया उसके, अच्छा वो खुद भी डिसेबल है, तो खुद भी डिसेबल है तो उसको डिडक्शन जो मिलेगी वो 80U के अंदर मिलेगी, तो 80U में 75,000। उसके पापा भी डिसेबल है तो उसके पापा की भी डिडक्शन वो क्लेम करेगा 75,000, क्योंकि वो 80% से कम डिसेबल है, क्योंकि वो 80% से कम डिसेबल है। अब जो हमारी डिडक्शन बची है वो सिर्फ 80G की बची है, अब जो बची है वो 80G की बची है। अच्छा, अब जो ये 2,000 पे है ना, इसका तो मिलता है 100%, इसका तो मिलता है 100% विदाउट एनी लिमिट, तो ये तो पूरा का पूरा 2,000 मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें दिक्कत है, ये पूरा नहीं मिलता, ये 50% मिलेगा बट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, ये मिलेगा 50% बट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अब क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब होता है 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलती है, ग्रोस टोटल इनकम में से सारी डिडक्शन माइनस कर दो 80G को छोड़ के, मतलब 80G वाली माइनस नहीं करनी, तो 80G वाली हटा दो, 80G तो इसमें है ही नहीं। तो 274 में से 20,000 आपने माइनस किया, आपने 3,000 माइनस किया, आपने 75,000 माइनस किया, आपने 75,000 माइनस किया, तो ये हो गया 1,01,000 एडजस्टेड टोटल इनकम। इसका आएगा 10%, तो अगर 1,00,000 की जगह 10% आएगा तो 10,100, 10,100, और आपने कितना किया 20,000। अब 10,100 का 50%, ठीक है ना, 50%। अब देख लो इसका 50% निकाल दो, तो इसका 50% निकलेगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5,050, और इसका 50% कितना है 10,000, तो भैया लेस तो 5,050 बन रहा है, तो 5,050 रुपए इसकी मिलेगी 80G, और फिर 80G 2,000 रुपए का ये मिलेगा जी। ठीक है, अब यहां पे बस निकाल लो, बताओ सिर्फ 80G वाला पॉइंट था और तो इसके अंदर कुछ था ही नहीं जी। तो 20,000 माइनस किया, आपने 3,000 माइनस किया, आपने 75,000 माइनस किया, आपने फिर 75,000 माइनस किया, आपने 5,050 माइनस किया, आपने 2,000 माइनस किया, तो 93950 ये आपका आंसर निकल के आ गया जी। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस एक पॉइंट था, सिर्फ एक पॉइंट था 80G वाला जो हमें समझना था, बाकी पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं था जी, बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का बना था, ये क्वेश्चन 5 नंबर का जी। सर 8,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कौन सा 8,000 रुपए का? नहीं, उसका ट्रीटमेंट क्यों करना है, एक्चुअल खर्चा तो हमें देखना ही नहीं होता ना तृष्णा। आपने जब 80DD की डिडक्शन की होगी तो 80GG में आपने एक्चुअल खर्चा कितना किया वो मैटर नहीं करता, लिमिट फिक्स है, या तो 75 या 125 बस। सर 80U वाला बता दो, उसने तो बस अपने फादर के लिए स्पेंड किया ना। यक्षु मेरे बच्चे, उसने अपने फादर के लिए स्पेंड किया, उसकी उसको अलग मिलेगी, वो खुद डिसेबल है। एक्चुअल खर्चा की बात बताओ, 80DD हो या 80U, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमें देखना ही नहीं ना, वहां तो एक्चुअल खर्चा करो या ना करो लिमिट फिक्स है भाई। अगर 80% से कम हो तो 75, उससे ऊपर तो 125, तो एक्चुअल खर्चा तो इग्नोर करके चलना होता है इन दोनों सेक्शन में, ये बात ध्यान देना चाहिए। फ्लैट डिडक्शन मिलती है जी। डन, लोग कर दे, पक्का पक्का ना। देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ये तुम्हारे जो क्लियर हो रहे हैं ना, ये तुम्हारे पेपर में काम आएंगे, ये बात ध्यान देना जी। अब अगला क्वेश्चन भी आप करोगे, और मैं बता दूं अगला क्वेश्चन सीए के अंदर बना हुआ है, ये क्वेश्चन याद है आपको, मैंने कराया था वैसे। और देखो यही सेम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सीएस के अंदर बना है 5 नंबर का जी। आपको मैंने कहा था ना सीएस के अंदर सारे क्वेश्चन जो मेजरली बनते हैं वो सीए वाले बनते हैं नॉर्मली। आप अभी याद करोगे, जब ये क्वेश्चन तुम पढ़ोगे ना तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगेगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कहीं किया हुआ है। ठीक है, अब एक बार देखते हैं ये क्वेश्चन करना जी, ये क्वेश्चन ट्राई करो। सर ये बता दो टोटल इनकम 15 मार्क्स वाले कौन से सेशन में कवर हैं? सेशन नंबर यार, आई थिंक एक बार सेशन नंबर ना आप 28 29 से देखना जी, 28 29 से देखना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी।
तो सैलरी में आरपीएफ एक्रीशन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट हमने किया था वो, आई थिंक मेरे ख्याल से इसी सीरीज में किया है हमने वो, इसी सीरीज में हमने स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन किया जब हम सैलरी के क्वेश्चन कर रहे थे। तो अगर तुम्हें वो समझना है तो आप एक बार वो सैलरी वाला खोल लेना, स्टार्टिंग के ही लेक्चर में है, हमने आई थिंक वो क्वेश्चन इसी सीरीज में किया हुआ है। शेयर 24/9/24 को क्यों बेचा, मतलब शेयर 24/9/24 को क्यों बेचा, क्या मतलब है ये, क्या है 24 तारीख को? हाँ जी। मतलब 23 जुलाई 24 के बाद, अच्छा। तो उसमें क्या इंडेक्सेशन नहीं करनी? बोलो बोलो, बोलो बोलो, आंसर क्या निकला, बोलो बोलो, आंसर क्या निकला, मेरे बच्चों बोलो ना तुम, बोलो बोलो, आंसर क्या निकला। हाँ जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ रहा है 1,30,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 3,02,500। ओके, एसटीटी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अगर एसटीटी के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम मान के चलेंगे कि उस लिस्टेड शेयर है, पहली बात तो लिस्टेड शेयर है तो एसटीटी होगा ही होगा जी, लिस्टेड शेयर है तो एसटीटी होगा ही होगा। चलो आओ जी, तो एक बच्चे ने वैसे करेक्ट आंसर दे दिया है, क्या नाम है, टेक्की, टेक्की ने करेक्ट आंसर दिया, टेक्की ने बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। आओ जी एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखो जी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है मनीष, बहुत ध्यान से पढ़ना, मनीष ने परचेस किए 1,000 लिस्टेड शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच एट 100 रुपए पर शेयर फ्रॉम ए ब्रोकर ऑन 4 मई 2016। ही पेड 3,000 रुपए एज ब्रोकरेज, उसने 3,000 रुपए की ब्रोकरेज दी। ऑन 15 मार्च 2024 को ही वॉज गिवन बोनस शेयर बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, 2 शेयर के बदले में उसको 1 शेयर मिलेंगे। तो अगर 2 शेयर के बदले में उसको 1 शेयर मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बोनस कितना मिलेगा, तो बोनस जो मिलेगा उसको 500 शेयर का बोनस मिलेगा, ठीक है। ऑन द सेम डेट ही वॉज ऑल्सो गिवन ए राइट टू एक्वायर 1,000 शेयर एट द रेट 90 रुपए पर शेयर। He acquired 50% of the right share offer and sold balance 50% of the right entitlement for a sum of 67,500 on 7 अप्रैल 24। Right share was allotted to him on 30 अप्रैल 24, ठीक है जी। All the share held by him वर सोल्ड 24 मई 2024, जितने भी शेयर थे वो 24 सितंबर 24 को 280 रुपए पर शेयर के हिसाब से रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेच दिए। अब वो कह रहा है टैक्सेबल इनकम निकाल दो फ्रॉम कैपिटल गेन मनीष की,
और एफएमबी जो है 31 जनवरी 18 को वो 150 रुपए पर शेयर है। इग्नोर सेक्शन 115 बीएससी टू ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम। अब ये इग्नोर करना है। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या ही बनेगा यार। एक बात मेरे को बताओ, सबसे पहले मेरा पूरी क्लास से बस एक क्वेश्चन है। यहां पर उसके पास कितने शेयर थे जी? उसने खरीदे थे 2016 में, उसने ये शेयर बेचे 2024, पहले वो निकाल लेते हैं। तो उसने 1000 शेयर बेचे हैं ना, तो अगर 1000 शेयर बेचे हैं तो 1000 मल्टीप्लाई 280, तो भाई 2,80,000 रुपए के शेयर बेचे। और उसकी कॉस्ट कितनी बनेगी जी? याद है कॉस्ट कितनी बनती है? तो जितने के उसने खरीदे कितने के? ये 1 लाख प्लस में 3,000, तो 1,03,000 और सेल प्राइस 2,80,000 और एफएमबी यहां पे आएगी 1.5 लाख। तो 280 और 1.5 और 1,3 तो हायर बनेगा 1.5। तो इसकी कॉस्ट जो बनेगी ना वो पता कितनी बनेगी? 1000 मल्टीप्लाई 150, तो 1.5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट बनेगी। तो 1,30,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। मैं दोबारा बोल दूं, 1,30,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ये समझ में आ गया 1.5 लाख कैसे आई है? एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं, याद करो 112 में गेन 112 में कॉस्ट निकालने का तरीका क्या था? 112 में कॉस्ट निकालने का तरीका था एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट उसकी बन रही है 1,03,000। फिर एफएमबी 1.5 लाख और सेल प्राइस 280, इसमें से लेस 1.5 लाख, इसमें से हायर 1.5 लाख, तो 1.5 लाख कॉस्ट बन गई। लॉन्ग टर्म गेन आ गया 1,30,000 रुपए। तो ये तो लॉन्ग टर्म गेन 30,000 रुपए आ गया। लॉन्ग टर्म गेन 30,000 रुपए आ गया। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब उसने यहां पर क्या किया है? अब अगर आप यहां पे ध्यान देखोगे तो उसने यहां पर बोनस शेयर इशू किया। अच्छा, बोनस शेयर उसको मिले हैं कितने के? मतलब 2 के बदले में 1 मिला। तो 1000 शेयर है तो बोनस कितने मिले? 500। तो 500 शेयर उसने बेच दिए बोनस 280 रुपए के हिसाब से। तो 500 मल्टीप्लाई 280, ये आ गया 1,40,000। अच्छा, बोनस की कॉस्ट कितनी होती है? नील होती है। तो 1,40,000 रुपए ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर है। अगर आप चेक करोगे 12 महीने के अंदर है। उसने बोनस दिया कब है? 15 मार्च 24 को बोनस दिया है और बेचा 24 सितंबर को है। तो भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा बोनस वाले केस में। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पर आओ। अब अगले पॉइंट पर आओ, उसको राइट मिले कितने? राइट मिले 1000। अब 1000 का उसने 50% रख लिए और 50% आगे बेच दिए। अब 50% जो रखे उसने, तो मतलब 500 शेयर रखे, उसकी कॉस्ट उसको 90 रुपए पड़ी। तो 500 मल्टीप्लाई 90, तो 45,000 रुपए उसकी कॉस्ट पड़ी। ठीक है, और उसने बेचा कितने का होगा? 500 मल्टीप्लाई 280, तो ये बेचे उसने 280 के। तो 500 मल्टीप्लाई 280, तो 1,40,000 के बेचे, उसको कॉस्ट पड़ी 45,000। तो ये 95,000 रुपए का एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइट वाले केस में लगा गया। अच्छा, अब जो आगे 50 उसने रिनाउंस कर दिए, याद है रिनाउंस कर दिए, तो रिनाउंस कितने के किए? 67,500 के। अब जो उसने रिनाउंस किए उसके हाथ में कॉस्ट तो नील पड़ी ना। इधर देखो ध्यान से, मैं आपको एक बार दिखाता हूं। इधर देखो, मेरी शक्ल देखो। आप एक बात बताओ, याद है वो शेयर वाला कॉन्सेप्ट भाई कि राइट का ऑफर आया, जो मैंने एक्सेप्ट किया तो उसकी कॉस्ट पड़ गई 90, मैंने आगे रिनाउंस कर दिया तो मेरे हाथ में तो कॉस्ट कुछ पड़ी नहीं। तो मेरे हाथ में कॉस्ट कितनी है? नील। तो 67,500 में से नील चला गया, तो पूरा का पूरा 67,500 का मुझे गेन हो गया। तो मुझे गेन कौन कौन से हो गए? 67,500 का गेन हो गया, 95,000 रुपए का गेन हो गया और 1,40,000 रुपए का गेन हो गया। ये मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गए सारे के सारे। ये मेरे सारे के सारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। सर वो आपने बताया था ना, रिनाउंसमेंट में कॉस्ट बनती है, जितना हमने उसको दिया वो, जितना कंपनी को दिया वो, बेटे वो उसके हाथ में पड़ेगी ना। जिसको मैंने रिनाउंस किया उसके हाथ में क्या कॉस्ट पड़ेगी? उसने जो मुझे दिया वो प्लस में उसने जो कंपनी को दिया वो कॉस्ट पड़ेगी। बट उसके हाथ का तो पूछा ही नहीं उसने उसके हाथ का नहीं पूछा, उसने मेरे हाथ का पूछा है कि मेरे हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा। तो मेरे हाथ में एक तो जो ओरिजिनल शेयर है 1000, उसको बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। बोनस शेयर को बेचने पर शॉर्ट टर्म गेन आ गया। राइट शेयर जो मेरे पास 500 थे उसको बेचने पर शॉर्ट टर्म गेन आ गया। और जो मैंने 500 रिनाउंस किए थे तो उस केस में फिर मेरे पास शॉर्ट टर्म गेन आ गया। तो ये ट्रीटमेंट निकल के आ गया। अब आपको दिखाऊं, देखो जी, ये देखो वही। तो सबसे पहले यहां पे आपका आ गया राइट एंटाइटलमेंट पे पूरा गेन आ गया। फिर राइट शेयर को बेचने पर ये गेन आ गया शॉर्ट टर्म। बोनस शेयर को बेचने पर आपका ये गेन आ गया 140। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म गेन यहाँ पे आपका निकल के आ गया इतना, और ये सॉरी लॉन्ग टर्म गेन, और ये टोटल गेन जो आ गया वो 432,500 आ गया। तो एक ये, और दूसरी तरह से इन्होंने प्रेजेंटेशन ये करके दिखाई है। तो ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है, जैसे तुम्हारा मन करे।
सर एक बार 67,500 वाला दोबारा बता दो। मेरे बच्चे सिंपल सी बात समझो, आपको कंपनी ने राइट का ऑफर दिया 1000, आपने 500 खुद रखे, 500 आगे दे दिए, तो जो आपने 500 आगे दिए वो कितने के दिए? 67,500 के ना। उसने बोला ना कि आपने राइट रिनाउंस किया 67,500 का। अब उसकी तुम्हारे हाथ में कोस्ट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुमने तो वो एक्सेप्ट ही नहीं किया ना, कंपनी ने तुम्हें दिए, तुमने वो आगे दिए, तुम्हारे हाथ में कोस्ट नील है, तो जो तुमने सामने वाले बंदे से लिए वो तुम्हारा सारा गेन हो गया ना। डन जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया जी, पक्का पक्का। चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी, अब अगले क्वेश्चन पे आओ। अब इधर देखो, ध्यान से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आओ जी एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बार अब चेक करो क्वेश्चन नंबर 4 क्या। अब वो कह रहा है गंगोत्री फाइल लिमिटेड फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 ऑन 15 दिसंबर 24 और ऑन 2 मार्च 25 द अकाउंटेंट ऑफ गंगोत्री फाइल लिमिटेड रियलाइज दैट had forgotten to claim a genuine business expenditure amounting 15 lakh. He wants to file revised return 2nd March 25 to claim such expenditure as the assessment is not yet completed. State with reason whether the action of accountant of Gangotri File Limited is valid. भाई साहब अब ये तुम बताओगे मुझे यार। सर सीएस में 100 का नहीं, उनमें 60 नंबर का, एक्चुअल में उनमें 60 नंबर का इनकम टैक्स आता है और सी में 50 नंबर का आता है, ठीक है। तो उनमें पेपर एक क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल के अंदर भी बनता है, जैसे हमारे के अंदर भी ऑप्शन होता है ना, ऐसे उनमें अभी एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा जी। अब मेरे को बताओ फटाफट से, बताओ क्या ये बंदा सही है? ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये थ्योरी क्वेश्चन है जी, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, वैलिड ही नहीं है ना। याद करो रिवाइज रिटर्न कब तक भर सकते हैं? रिवाइज रिटर्न भरने का ऑप्शन ही 31 दिसंबर तक होता है, तो भैया 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते हैं। अकाउंटेंट कह रहा है कि भैया 2 मार्च को मैं रिवाइज करूंगा, पागल, पढ़ा ही नहीं ना। अगर ये बंदा गाबा सर से पढ़ा होता तो ये बोल ही नहीं सकता था ऐसा। बात समझ रहे हो? अगर ये विवेक गाबा सर से पढ़ा होता ऐसा क्यों बोलता है? इसको पता होता ना कि लास्ट रिटर्न भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है, उसके बाद आप रिवाइज रिटर्न भर ही नहीं सकते। अब ये कहां 2 मार्च 25 को रिवाइज करने की सोच रहे हैं? रिवाइज रिटर्न की टाइम ही जा चुकी है, ठीक है। हाँ अपडेटेड भरनी हो भर सकता है, बट यहां पे वो अपडेटेड के बारे में नहीं बोल रहा ना, यहां तो वो रिवाइज के बारे में बोल रहा है। तो जो जितना उसने पूछा, तो सर ये इसका आंसर कैसे लिख के आएंगे? पहले आप प्रोविजन लिख के आओगे रिवाइज रिटर्न का, फिर आप फैक्ट लिख के आओगे, फिर आप कंक्लूजन लिख के आओगे कि ऑन द बेस ऑफ अब प्रोविजन ही कैन नॉट फाइल रिवाइज रिटर्न ऑन 2 मार्च सिंस द लास्ट डेट ऑफ रिवाइज रिटर्न इज 31 दिसंबर 2025। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। अब आगे देखो जी, ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर का भाई साहब। अच्छा एक बार इससे अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं विच आर ऑल द पर्सन आर मैंडेटरीली फाइल द रिटर्न और लॉस ऑफ सेक्शन 30, ठीक है, ऑफ इनकम टैक्स, ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस। अब बताओ यार, पहले तो बताओ कौन किन किन पर्सन को लॉस की रिटर्न फाइल करना जरूरी है, मतलब विच आर ऑल द पर्सन रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी फाइल द रिटर्न ऑफ लॉस एज पर सेक्शन नंबर 80। और अगर आप लेट रिटर्न भरोगे या रिटर्न नहीं भरोगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? याद नहीं आ रहा? अगर हम लेट रिटर्न भरते हैं तो बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, ठीक है, और उसके बाद बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। फिर 234A का इंटरेस्ट लगता है, 234F की फीस लगती है, ठीक है, और 234F की फीस लगती है, और बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड हमारे नहीं होते हैं, और लेट फीस आपके हाथ में एप्लीकेबल हो जाती है। ये आपके लेट रिटर्न भरने के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और कुछ तो नहीं है। हाँ अपडेट ऑब्वियस बात है, अपडेटेड रिटर्न के अंदर सिर्फ इनकम हम ऐड कर सकते हैं जी, अपडेटेड रिटर्न के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इनकम ऐड कर सकते हैं जी, ठीक है। और लॉस रिटर्न कब कब भरना जरूरी होता है? जब कैपिटल गेन के लॉस हो, बिजनेस के लॉस हो, ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी के अगर तुम्हारे लॉस बचे हुए हैं तो जहां जहां लॉस है उस केस में तुम्हें भरना होता है। बट अगर नहीं भरोगे तो तुम्हारे बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे जी। तो ये भी थ्योरी क्वेश्चन है जी, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बस मुझे फटाफट से करके बता दो, ये भी आपके सीए वाला क्वेश्चन है जी। अभी तुम्हें करके याद आएगा, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे सीए वाला जी, अभी तुम्हें क्वेश्चन करके याद आएगा, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा सीए वाला है, एक बार चेक करना, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा सीए वाला है। कह रहे हैं रघुवीर हैज
टू माइनर चाइल्ड, दो माइनर बच्चे हैं, मास्टर ए मास्टर बी। मास्टर ए इज चाइल्ड आर्टिस्ट, मास्टर ए चाइल्ड आर्टिस्ट है, एंड मास्टर बी सफरिंग फ्रॉम डिसीज स्पेसिफाइड अंडर 80U। भाई साहब सुन लो मेरी बात, अगर मास्टर बी सफरिंग फ्रॉम डिसीज है तो मास्टर बी की इनकम तो क्लब नहीं होगी, क्योंकि वो मास्टर बी सफरिंग फ्रॉम डिसीज है ना, तो उसकी कोई भी इनकम क्लब नहीं होगी, वो इनकम क्लब होगी मास्टर बी के हाथ में, उसके लीगल गार्जियन उस पर टैक्स पे करेंगे। पहली बात तो ये बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, जो मास्टर ए है उसकी स्किल वाली इनकम क्लब नहीं होगी, बाकी इनकम क्लब हो जाएंगी। अब इनकम ऑफ ए, मास्टर मतलब मास्टर ए शो से इनकम कमा रहा है 1 लाख, ये क्लब नहीं होगी। ये ए अपनी इनकम पे खुद टैक्स पे करेगा, मतलब उसकी इनकम में क्लब होगी, लीगल गार्जियन टैक्स पे करेंगे। बैंक इंटरेस्ट ये क्लब हो जाएगा, और बी डिविडेंड कमा रहा है और बैंक इंटरेस्ट कमा रहा है, ये दोनों की दोनों इनकम हम क्लब नहीं कर सकते, इस पे बी ही टैक्स पे करेगा, उसके लीगल गार्जियन उसके बिहाफ पे टैक्स पे करेंगे, इसमें क्लबिंग नहीं हो सकती। और वो ये पूछना चाह रहा है कि एक्सप्लेन हुज हैंड्स, मतलब ये इनकम जो है वो किस किस के हाथ में जुड़ेगी। तो ये इनकम तो उसके पापा के हाथ में जुड़ेगी जी, ये रघु सॉरी, ये इनकम तो उसके हाथ में जुड़ेगी ए के हाथ में, ये इनकम तो जुड़ेगी ए के हाथ में क्योंकि शो वाली इनकम है। ये इनकम 6,000 रुपए उसके पापा के हाथ में, ये दोनों इनकम जुड़ेंगे बी के हाथ में। और जब ये 6,000 उसके पापा के हाथ में जुड़ेगी तो 1,500 रुपए चाइल्ड की एग्जम्पशन भी उनको मिलेगी, बस ये पर ध्यान तुझ 1,500 रुपए चाइल्ड की उनको एग्जम्पशन भी मिलेगी। बताओ क्वेश्चन 5 नंबर में दिया हुआ यार, क्लबिंग ऑफ इनकम वाला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सीए इंटर की आरटीपी एमटीपी के अंदर आ चुका है, ये मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन डिट्टो सेम क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर भी दिया हुआ है, और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने नोट फॉर ऑल जो सीजन 1 है उसके अंदर मैंने करवाया था। प्रैक्टिस की बात है सर सारी, देखो प्रैक्टिस अगर आप करके जाओगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आप कुछ। ये इसका देखो, इसका आंसर देखो नीचे दे रखा है, देखो ना 1 लाख रुपए ए में क्लब होंगे, फिर 6,000, देखो 6,000 में से 1,500 गए 4,500 रुपए क्लब होंगे, और ये जो बी है तो ये डिसेबल है, तो इन दोनों केस में बी में ही टैक्सेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो। अब अगले पॉइंट पर आ जाओ जी, ये क्वेश्चन एक बार देखना जी, ये क्वेश्चन देख लो जी, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आओ जी, चेक करो क्या है। ये भी क्वेश्चन आपके उसमें दिया हुआ है आरटीपी एमटीपी में। तो आप देख रहे हो सीएस मेरा पेपर बन रहा है, उनके मॉड्यूल से तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, बट ऑलमोस्ट सीए वाले क्वेश्चन बन रहे हैं सर, ऑलमोस्ट। बस ये अच्छी बात है कि वहां पे 5-5 नंबर के बनते हैं, बट सीए में क्या होता है 8 नंबर का ही बन जाता है, 6 नंबर का ही बन जाता है, तो उसमें टेक्निकलिटी और थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है ना। बट आप चेक करो जो क्वेश्चन यहां है वो क्वेश्चन आपने पहले कहीं ना कहीं किए होंगे। अब देखना यहां पे 9 जनवरी 25 को अमित बैंक एम्प्लॉई है, रिसीव 6 लाख रुपए टूवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑन इट्स लैंड इफेक्टेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल 16-17। अब 2.5 लाख रुपए रिलेट करता है 17-18 से, 1.65 रिलेट करता है 18-19 से, 1.85 रिलेट करता है 19-20 से, और ही इंकर 50,000 बाय वे ऑफ लीगल एक्सपेंडिचर टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन। अब वो कह रहा है बताओ जी कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। इससे गिरा हुआ क्वेश्चन और क्या ही बन सकता है, आप ये बताओ, इससे गिरा हुआ क्वेश्चन और क्या ही बन सकता है, ये बता दो आप। याद कर लो अदर सोर्स, आपको मैंने क्या कहा था कि जब भी तुम्हें कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिलता है, जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो किसी भी साल का हो, ये मैटर नहीं करता, जिस ईयर में रिसीव होगा 50% की डिडक्शन माइनस करने के बाद जो बैलेंस होगा वो टैक्सेबल होगा, और कोई खर्चा माइनस नहीं होगा। याद नहीं है वो इंटरेस्ट वाले केस में, एक बार अदर सोर्स खोलना, इंटरेस्ट ऑन इनहेंस 50% डिडक्शन है, बाकी टैक्सेबल है। अब ये किस साल से बिलोंग करता है ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि हमें तो रिसीव बेस पे टैक्सेबल करना है। अब 6 लाख है, 6 में से 50%, 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। ये लिखने के 5 नंबर हैं, बस तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी 50% की हम डिडक्शन दे रहे हैं। आप यहां पे देख लो जी, ये देखो जी, 6 में से 3 गए 3, ये लो। अब उन्होंने पहले प्रोविजन लिखा, पहले पूरा प्रोविजन लिखा कि डिडक्शन जो मिलेगी वो 50% की मिलेगी, और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी जिस ईयर में रिसीव होगा उस साल में टैक्सेबल होगा, किसी भी साल से रिलेट करता हो। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये कैसे लिखेंगे, देखो ये राजी, पहले उन्होंने प्रोविजन लिखा है, पहले पूरा प्रोविजन लिखा है उन्होंने कि भैया यहां पे, अब यहां देखो उसने लिखा है ना कि जो हमें टैक्सेबिलिटी करनी है वो रिसीव बेस पे टैक्सेबल करनी है। आप मेथड कोई भी फॉलो कर रहे हो, और डिडक्शन कितने अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, डिडक्शन मिलेगी 50%, नो अदर डिडक्शन, तो अकॉर्डिंगली 6 में से 50% गए, 3 लाख रुपए यहां पे टैक्सेबल है।
ठीक है जी। लो जी, अभी अगला क्वेश्चन है टीडीएस और टीसीएस का। एक बार चेक करना, अगला क्वेश्चन टीडीएस और टीसीएस का है जी। अगला क्वेश्चन जो है वो टीडीएस और टीसीएस का है। देखो एक बार जी, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस और टीसीएस असेसमेंट ईयर 25-26 इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। पहला, पीक्यूआर लिमिटेड सेल 2 कार, उसने 2 कार बेची है। अब 2 कार बेची है, उसकी पहले कार की कॉस्टिंग 4 लाख है, दूसरे कार की कॉस्टिंग 12 लाख रुपए। एक बेची 1 मई 24 को, दूसरी बेची 25 दिसंबर 24 को। अंजना ने पैन कार्ड दिया है और सब कुछ रिटर्न टाइमली फाइल किया है। बताओ 3 नंबर में क्वेश्चन है, याद करो। टीसीएस 10 लाख तक का मोटर व्हीकल है, टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। 10 लाख से ऊपर का मोटर व्हीकल है, टीसीएस कलेक्ट होगा। तो 4 लाख का मोटर व्हीकल बेचा, उस पर टीसीएस नहीं लगना। 12 लाख का मोटर व्हीकल बेचा, उस पर 1% टीसीएस हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ रविराज, डिडक्शन दोनों के अंदर मिलता है, चाहे वो इनहेंस हो चाहे वो ओरिजिनल हो, दोनों के इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब उसके बाद देखो जाके, फिर एमएनओ लिमिटेड रेंट पे कर रहा है 75,000 प्लस 18% जीएसटी पर मंथ टू राकेश फॉर द ऑफिस प्रीमाइस ऑन 1/4/24 से 31 मार्च 25। राकेश ने पैन फर्निश किया है एंड ऑल्सो फाइल रिटर्न ड्यू डेट पे। अब एमएनओ लिमिटेड रेंट पे कर रही है। अब मेरे को एक बात बताओ यार, एमएनओ लिमिटेड है, कंपनी है, तो कंपनी का तो ऑडिट कंपलसरी होता ही होता है, ठीक है ना। तो ये रेंट टीडीएस कटेगा 194 75,000 पर मंथ है, तो रेंट पूरे साल में 2,40,000 से ज्यादा है तो 10% टीडीएस कटेगा। और तुम सब जानते हो जीएसटी को इंक्लूड करके नहीं कटता, जीएसटी को बाहर निकाल के। तो गलती से जीएसटी मत जोड़ देना। 75,000 मल्टीप्लाई 12, जो अमाउंट आएगा उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा 10% से, जीएसटी को बीच में इंक्लूड नहीं करेंगे यार। और ये पॉइंट भी तुम्हारे सीए के उसमें दिया हुआ है, ये पॉइंट भी दिया हुआ है। लो जी, अब ये लास्ट पॉइंट देख लो जी, अब ये लास्ट पॉइंट देख लो। ये आपका क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 9 का, ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर 9 का है, तुम्हें याद आएगा अभी। एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स एक्ट। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड मिस्टर राकेश एज एन एम्बेसडर इन स्वीडन। ही रिसीव सैलरी 7.5 और अलाउंस मिल रहे हैं 2,40,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रेंडरिंग सर्विस इन स्वीडन। ही इज एन इंडियन सिटीजन। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? हेलो, कुछ याद आ रहा है? सेक्शन नंबर 9, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन को बाहर सर्विस रेंडर करने पर सैलरी देती है, उसको डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानते हैं, बट अलाउंसेस और परक्यूसिव टैक्सेबल नहीं होते हैं। तो क्या टैक्सेबल करेंगे? 7.5 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे, 2,40,000 रुपए टैक्सेबल नहीं होंगे। 2,40,000 रुपए टैक्सेबल नहीं होंगे, सिर्फ 7.5 लाख रुपए टैक्सेबल है। अलाउंसेस और परक्यूसिव जो मिलते हैं वो कुछ नहीं होता। तो 7.5 लाख रुपए की टैक्सेबिलिटी करनी है। बताओ यार, अगले पॉइंट पर आओ। मिस्टर नारायणन ए नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, एक एनआर है, ही अर्न 3 लाख रुपए, उस एनआर को 3 लाख रुपए की रॉयल्टी मिल रही है फ्रॉम ए पेटेंट राइट मेड अवेलेबल टू मिस्टर राजकुमार, जिसके राइट उसने राजकुमार को दिए हैं, हु इज ऑल्सो इन, वो भी नॉन रेजिडेंट है, बट मिस्टर राजकुमार हैज यूटिलाइज पेटेंट राइट फॉर डेवलपमेंट टू ए प्रोडक्ट इन इंडिया। अब उसने 50% रॉयल्टी इंडिया में रिसीव की, 50% बाहर। बट याद कर लो, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस वाला पॉइंट, जब हम पेमेंट करते हैं एनआर को, और पेमेंट करने वाली अदर देन गवर्नमेंट है, और उसको इंडिया में यूज किया गया है, तो वो डीम टू बी राइज मान लेते हैं। अब ये उसने राइट कहां यूज किए हैं? इंडिया में, तो सारी की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, रिसीव कहीं पर भी की हो, तो पूरे के पूरे 3 लाख रुपए टैक्सेबल। लो बोलो, 75 नंबर का इनकम टैक्स सीएस के एग्जाम में आया है टोटल, और 75 नंबर का हमने कर लिया। ठीक है जी, क्या समझ में आ रहा है? टैक्स क्या मांगता है? प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे सर। और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें इतने सेशंस में देखने को नहीं मिला होगा जो हमने क्लास में नहीं किया होगा। आप एक पॉइंट भी बता दो कि सर ये पॉइंट हमने क्लास में नहीं किया, सारे पॉइंट हमने क्लास में किए हैं। नोट्स आपके पास इतने बढ़िया बने हुए हैं, उससे बेस्ट नोट्स क्या ही बनेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस की दिक्कत होती है सर। हाँ, अभी सिर्फ आरटीपी एमटीपी करो जी, ठीक है ना? ठीक है, चलो अब जो हमारे 2 सेशन बैलेंस बचे हैं, तो उसके अंदर फिर मैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन कराऊंगा जी। ठीक है, उसके अंदर फिर मैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन कराऊंगा। तो कल जो हम मिल रहे हैं 9 बजे, तो उसके अंदर हम केस स्टडी वाले क्वेश्चन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी,
तो अब इसको बस थैंक यू सो मच, लगे रहो अपनी तैयारी पे, बहुत बढ़िया नंबर लेके आना। हमने बहुत हार्डवर्क की है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बस। अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। नहीं नूतन ऐसा नहीं है, हर जगह पूरी जगह खत्म नहीं हुआ।